आइए दोस्तों, अब पढ़ते हैं मौर्योत्तर काल, जो कि 185 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक। ठीक है। मौर्योत्तर कालीन इतिहास के बारे में जानने हेतु साक्ष्य देखते हैं। दोस्तों, मौर्य काल के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है, अब मौर्योत्तर काल देख रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए, साक्ष्य देखिए 3 प्रकार से मिलते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य, मौर्योत्तर कालीन सिक्के और साहित्यिक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य में देखिए क्या क्या मिला था, किससे हमें मौर्योत्तर काल के बारे में पता चलता है। तो रुद्रदामन का गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं, अयोध्या अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, नासिक प्रशस्ति, अमरावती अभिलेख, बेसनगर अभिलेख और कन्हेरी अभिलेख। ठीक है। और देखिए, साहित्यिक साक्ष्य में गार्गी संहिता, मालविकाग्निमित्रम, दिव्यावदान, मिलिंद पन्हो, महाभाष्य, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, प्लनी, टालमी, स्ट्रेबो आदि विदेशी ग्रंथ। ठीक है। तो एक एक के बारे में हम पूरा डिटेल में देखेंगे। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण मौर्योत्तर कालीन अभिलेख। पहला है रुद्रदामन का गिरनार, या इसे को कहते हैं जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है। तो संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा अभिलेख है, याद रखिएगा। संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा अभिलेख है रुद्रदामन का गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन की 7 करड़ी पर विजय का उल्लेख किया गया। इसमें सुदर्शन झील का इतिहास ज्ञात होता है इस गिरनार से, रुद्रदामन के या जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है। अभिलेख के अनुसार झील का निर्माण चंद्रगुप्त के समय सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। तुपाश्रप अशोक के समय ने इसमें से नहर निकाली एवं रुद्रदामन ने झील के बांध की मरम्मत करवाई थी। ठीक है। इस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त प्राप्त हुआ। जो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त है, ये इसी जो है अभिलेख से प्राप्त होता है, जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है। इस अभिलेख से सर्वप्रथम विष्णु के साथ लक्ष्मी का उल्लेख प्राप्त हुआ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अयोध्या अभिलेख के बारे में। ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा राजधानी अयोध्या बनाई गई। शुंगों की यवनों पर विजय की पुष्टि होती है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए 2 अश्वमेध यज्ञों की जानकारी भी इसी अभिलेख से मिलती है, अयोध्या अभिलेख से। तीसरा है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है। प्रथम प्रशस्ति अभिलेख है ये। ठीक है ना। प्रथम प्रशस्ति अभिलेख है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, भुवनेश्वर के उदयगिरी वर्तत से प्राप्त। ठीक है। खारवेल द्वारा मगध के शासक बृहस्पति मित्र को पराजित करना इसमें मिलता है। खारवेल द्वारा जो है यवन, सातकर्णी तथा पांड्य शासकों को पराजित करना भी इसी हाथी गुम्फा अभिलेख से, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है। ठीक है। अगला है चौथा है नासिक प्रशस्ति, गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय में मिलता है। इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी की मां ने उत्कीर्ण करवाया था नासिक प्रशस्ति को। इसके अनुसार सातकर्णी जो गौतमी पुत्र था, उसने शक, पल्लव, यवन को हराकर गुजरात, सौराष्ट्र एवं मालवा पर अधिकार किया। इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी को क्षत्रियों का मर्दन करने वाला परशुराम के समकक्ष बताया गया है। इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी को त्रिसमुद्र तोय पितवाहन कहा गया है, यानी कि जिसके घोड़े ने 3 समुद्र का पानी पिया हो, त्रिसमुद्र तोय पितवाहन। ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा गया है। ठीक है। अगला है अमरावती अभिलेख, यह सातवाहन वंश का पहला अभिलेख है। सातवाहन वंश का पहला अभिलेख है अमरावती अभिलेख। ठीक है। नाना घाट अभिलेख, यह सातकर्णी प्रथम से संबंधित है। इसके अनुसार सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। 7वां है बेसनगर अभिलेख, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने उत्कीर्ण करवाया था इसको, बेसनगर अभिलेख। यह भागवत धर्म से संबंधित है एवं वासुदेव यानी कि विष्णु को समर्पित है। यह एक गरुड़ स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इसमें काशी पुत्र भागभद्र शुंग शासक का उल्लेख है। ठीक है। यह मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है, बेसनगर अभिलेख। आगे बढ़ते हैं, मौर्योत्तर काल के सिक्के के बारे में जानते हैं। अब इस काल में पहली बार सिक्कों पर विभिन्न राजवंश एवं शासकों के नाम लिखने की प्रथा का विकास हुआ। सर्वप्रथम इंडो ग्रीक यानी कि यूनानी हिंद यवन के शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए थे। मौर्योत्तर कालीन साहित्यिक साक्ष्य, पहला है गार्गी संहिता, यह एक ज्योतिष शास्त्र है। इससे यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है। ठीक है। दूसरा है मालविकाग्निमित्रम, इस नाटक की रचना कालिदास ने की है। कालिदास का प्रथम नाटक है यही। ठीक है। और इसमें जो है अग्निमित्र की विदर्भ विजय की जानकारी मिलती है, और अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने यवनों को हराया था, इसकी भी जानकारी मालविकाग्निमित्रम से मिलती है।
तीसरा है दिव्यावदान, यह बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है। महाभाष्य देखिए चौथा है, इसके लेखक हैं पतंजलि। यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है महाभाष्य से, और पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। पतंजलि याद रखिएगा दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। ठीक है। जो पांचवा है पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, लेखक के नाम की जानकारी नहीं है इसके, यह ग्रीक भाषा में है और भारत एवं रोम व्यापार की विस्तृत चर्चा मिलती है। ठीक है। छठवां है दोस्तों प्लिनी 77 ईसा पूर्व, इनकी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका है। प्लिनी की पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका, और भारत और इटली व्यापार की जानकारी मिलती है। ठीक है। नोट देखिए, भारत और रोम का व्यापार इतना समृद्ध था तथा भारत का निर्यात इतना अधिक था कि प्लिनी कहता है भारत हर वर्ष रोम से 5500 करोड़ सिस्टर्स यानी कि रोमन मुद्रा प्राप्त करता है। भारत हर वर्ष रोम से 5500 करोड़ जो है सिस्टर्स यानी कि रोमन मुद्रा प्राप्त करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मौर्योत्तर कालीन राजवंश के बारे में। सबसे पहले है शुंग वंश। ये वंश ब्राह्मण परिवार से संबंध था। इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके की। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर जो है पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। दिव्यावदान ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का शत्रु बताया है। पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ के शासक यज्ञसेन को हराया था। पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ के शासक यज्ञसेन को हराया था। अब देखिए पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी सबसे पहले हैं अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है अग्निमित्र। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक है अग्निमित्र। वसुज्येष्ठ या सुज्येष्ठ। ठीक है। देखिए उसके बाद है वसुमित्र। तो वसुमित्र इसने यवन शासकों को पराजित किया। उसके बाद है अगला उत्तराधिकारी भागभद्र। इसके दरबार में हेलियोडोरस आया था। किसके दरबार में? भागभद्र, जिसने विदिशा में गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया। उसके बाद है देवभूति, यह शुंग वंश का अंतिम शासक था। कौन? देवभूति। इसके मंत्री वासुदेव ने इसकी हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की। ठीक है ना। इसका मंत्री जो था जो है वसुदेव नाम था उसका, उसने जो है देवभूति की हत्या कर दी और उसने अपना जो है वंश स्थापित किया कण्व वंश। ठीक है। याद रखिएगा कि शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था और जो है शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने जो है की थी। ठीक है ना। बृहद्रथ की हत्या करके अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या कर दिया उसने बृहद्रथ की, तो अपने जो है शुंग वंश की स्थापना किया पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है। और जो अंतिम शासक था शुंग वंश का वो था देवभूति। ठीक है। इसी के मंत्री ने जो है वसुमित्र ने इसकी हत्या कर दी और वसुदेव ने और इसकी जो है हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की। देखिए भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। पुष्यमित्र ने सांची स्तूप की लकड़ी की वेदिका के स्थान पर पत्थर की वेदिका का निर्माण करवाया। किसने करवाया था? पुष्यमित्र ने। ठीक है। अब देखिए अब जो है कण्व वंश आ गया, क्योंकि अब जो है अंतिम जो है शुंग शासक की जो है देवभूति की जो है उसके मंत्री ने वसुदेव ने हत्या कर दी और कण्व शासन यानी कण्व वंश का शुरुआत किया। तो अब कण्व वंश के बारे में देखेंगे। इस वंश की स्थापना वसुदेव ने अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या करके की। ठीक है। इस वंश में केवल 4 राजा हुए। किसमें? कण्व वंश में केवल 4 राजा हुए। कौन कौन? एक तो वसुदेव हो गया, वसुदेव के बाद आया भूमिमित्र और फिर नारायण एवं सुशर्मा या उसे कहते हैं सुरारमन। ठीक है ना। सुशर्मन। ठीक है। देखिए अंतिम शासक सुशर्मा या सुशर्मन की हत्या सिमुक ने की एवं सातवाहन वंश की स्थापना की। तो बस कण्व वंश के बारे में इतना ही, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसके बारे में। ठीक है ना। बस याद रखिएगा कि जो है कण्व वंश की स्थापना किसने की? वसुदेव ने। ठीक है। किसकी हत्या करके जो है वसुदेव ने जो शुंग शासक की देवभूति की हत्या करके की। ठीक है ना। तो इसमें केवल 4 राजा हुए थे कण्व वंश में, वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और लास्ट जो था वो था सुशर्मा या सुशर्मन। ठीक है ना। तो सुशर्मन की हत्या कर दिया किसने? सिमुक ने कर दिया। सिमुक ने हत्या कर दिया और उसने अपना जो है वंश चलाया, उसका नाम था सातवाहन वंश। सिमुक ने स्थापना की। ठीक है। अब आइए देखते हैं सातवाहन वंश के बारे में। तो देखिए नोट, आरंभिक सातवाहन शासक आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तरी महाराष्ट्र में थे। कारण क्या है? सातवाहनों के प्राचीनतम सिक्के एवं अधिकांश आरंभिक अभिलेख महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं।
अब देखिए सातवाहन वंश के बारे में देखते हैं। संस्थापक, तो इस वंश का संस्थापक सिमुक था। सिमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा या सुशर्मन की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की थी। ठीक है। राजधानी, तो सातवाहन शासकों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। प्रतिष्ठान, ठीक है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक देखेंगे तो पहला तो सिमुक ही था। ठीक है, इसने सातवाहन वंश की स्थापना की। उसके बाद आया कौन? कृष्ण। यह सिमुक का भाई था। इसने सातवाहन साम्राज्य को नासिक तक बढ़ाया। कहाँ तक? नासिक तक। नासिक की गुफाओं की स्थापना भी इसी ने की, कृष्ण ने। ठीक है, कृष्ण कौन था? सिमुक का भाई था। ठीक है। अब देखिए सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम, कृष्ण के बाद आया सातकर्णी प्रथम। ठीक है, तो इसने अनूप प्रदेश, नर्मदा घाटी तथा विदर्भ बराज पर आधिपत्य स्थापित किया। इसने अपनी राजधानी अमरावती, गुंटूर, आंध्र प्रदेश को बनाया। ठीक है, इसने सर्वप्रथम दक्षिणाधिपति की उपाधि धारण की एवं दक्षिण में राज्य बढ़ाया। इसके बारे में साक्ष्य नाना घाट अभिलेख से प्राप्त होता है, जिसे इसकी रानी नागानिका ने उत्कीर्ण करवाया था। ठीक है, इसने ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि अनुदान में दी थी। यह भूमिदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। ठीक है, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। किसने? सातकर्णी प्रथम ने। इम्पॉर्टेंट ये सारे पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल, देखिए हाल के सेनापति विजयानंद ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। तो याद रखिएगा हाल के, यानी देखिए पहले आया सातकर्णी प्रथम, उसके बाद आ गया हाल। तो हाल के सेनापति विजयानंद ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, अब देखिए अब आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। यह सातवाहन वंश का महानतम शासक था, यानी कि इसके बारे में आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रहना चाहिए। ठीक है ना, गौतमी पुत्र सातकर्णी, क्योंकि यह सातवाहन वंश का जो है महानतम शासक था। ठीक है ना, तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? इसने तो की नहीं थी, लेकिन स्थापना आप याद रखिएगा कि सातवाहन वंश का संस्थापक जो कौन था? सिमुक था। ठीक है ना, और दोस्तों सिमुक क्या किया था? सिमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक जो है सुशर्मा की हत्या करके जो है सातवाहन वंश की स्थापना किया था। ठीक है ना, सिमुक। और दोस्तों सिमुक का जो सातवाहन वंश था, सातवाहन वंश का सबसे महानतम शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, इसके शासन एवं उपलब्धियों के बारे में जानकारी नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। नासिक अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इसने इसने जो है खतीयद पमानमद दसन, ठीक है मतलब चलिए इसने खतीयद पमानमद दनस की उपाधि धारण की। ठीक है, महापद्मनंद नहीं ना, चलिए ठीक है। नासिक अभिलेख में इसे जो है त्रिसमुद्र तोय पितवाहन कहा गया है। इसने शक शासक जो है नहपान को पराजित किया था। देखिए गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? राजा राम की, वेंकट स्वामी, विंध्य नरेश की उपाधियां ग्रहण की थी गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। ठीक है, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, अब देखिए इसके बारे में देखते हैं। यह गौतमी पुत्र सातकर्णी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। ठीक है, शक शासक रुद्रदामा ने पुलवामी को जो है 2 बार हराया था, परंतु संबंधी होने के कारण बर्बाद नहीं किया। पुलवामी ने जो है दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की थी और पुलवामी के समय समुद्र व्यापार एवं नौसैनिक शक्ति में पर्याप्त विकास हुआ था। अब इसके बारे में देखते हैं। यज्ञश्री सातकर्णी, यह सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। तो याद रखिएगा सातवंश का जो प्रथम शासक था, जो जिसने स्थापना किया था, सिमुक था। ठीक है ना, तो कण्व वंश का अंतिम शासक को उसने जो है हरा दिया, मतलब हत्या कर दी उसकी। और जो है अब देखिए ये अंतिम शासक है सातवाहन वंश का। कौन? यज्ञश्री सातकर्णी। इसके सिक्कों पर नाव के चित्र अंकित हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं सातवाहन वंश के बारे में अन्य तथ्य देखते हैं, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि बताइए कि शीशे के सिक्के किसने चलवाए थे? तो याद रखिएगा सातवाहन वंश, सातवाहन शासकों ने ही चलाए थे। ठीक है, सातवाहन राज परिवार की महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी एवं पुरुष वैदिक धर्म को प्रश्रय देते थे। ठीक है, पुरुष जो है वैदिक धर्म को और महिलाएं बौद्ध धर्म को। सातवाहन काल में महिलाएं शिक्षित थीं और पर्दा प्रथा नहीं था। स्त्रियां संपत्ति में भागीदार होती थीं। समाज में अंतरजातीय विवाह होते थे और सातवाहन काल के समाज का मात्र सत्तात्मक होने का आभास मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कलिंग का चेदी वंश।
कलिंग का चेदी वंश। संस्थापक कौन था? महामेघवाहन। महामेघवाहन। इसका उदय सातवाहन शक्ति के साथ ही हुआ था। अब देखते हैं इसमें पहला है खारवेल। तो खारवेल जो है यह चेदी वंश का सबसे महान शासक था। कौन? खारवेल चेदी वंश का सबसे महान शासक था। इसके शासन एवं उपलब्धियों के बारे में जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख उदयगिरी से प्राप्त होते हैं। खारवेल के बारे में, खारवेल ने भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इसने मगध के शासक बृहस्पति मित्र पर अभियान किया जो है, और जैन तीर्थंकर शीतलानाथ जो है, शीतलनाथ की मूर्ति को वापस कलिंग ले गया। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार जो है खारवेल ने चोल, चेर एवं पांड्य शासकों को पराजित किया था। इसने यवनों एवं सातकर्णी को भी पराजित किया था। नहरों की जानकारी का पहला अभिलेखीय साक्ष्य हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है, तो ये खारवेल के बारे में आप इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सातवाहनों के पतन के बाद उभरे राजवंश तो कौन कौन है? 3 हैं। इक्वाकू आंध्र प्रदेश, वाकाटक विदर्भ और तीसरा है पल्लव तमिलनाडु। इक्वाकू, वाकाटक, पल्लव। ठीक है, इक्वाकू आंध्र प्रदेश, वाकाटक विदर्भ, पल्लव तमिलनाडु। ठीक है, अब देखते हैं इक्वाकू वंश के बारे में। ठीक है, तो ये सातवाहनों के सामंत थे जो कृष्णा गुट्टूर क्षेत्र में शासन करते थे। इस वंश का संस्थापक शांतमूल था। इक्वाकू वंश का संस्थापक कौन था? शांतमूल। शांतमूल के उत्तराधिकारी वीर पुरुष दत्त ने नागार्जुन कोंडा स्तूप का निर्माण करवाया था। किसने? वीर पुरुष दत्त ने नागार्जुन कोंडा स्तूप का निर्माण करवाया था। इक्वाकू शासक बौद्ध मत के पोषक थे। 3वीं शताब्दी के बाद इक्वाकू राज्य कांचीपुरम के पल्लवों के अधिकार में चला गया। ठीक, अब वाकाटक वंश के बारे में देखते हैं। वाकाटक वंश सातवाहन वंश के पतन से लेकर चालुक्यों के उदय के बीच दक्कन में सबसे शक्तिशाली एवं प्रमुख राजवंश वाकाटक था। संस्थापक कौन था? पुराणों के अनुसार वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। राजधानी वाकाटकों की प्रारंभिक राजधानी पुरी का बरार थी। ठीक है, विंध्य शक्ति के बारे में देख लेते हैं जो कि वाकाटक वंश का जो है संस्थापक था। यह वाकाटक वंश का संस्थापक ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था। पुराणों में इसकी तुलना इंद्र और विष्णु से की गई है। देखिए वाकाटक वंश 2 भागों में बटा है, विंध्य शक्ति शाखा और बेसिम शाखा। विंध्य शक्ति शाखा का संस्थापक विंध्य शक्ति और बेसिम शाखा का संस्थापक सर्वसेन। ठीक है ना, सर्वसेन। अब देखिए प्रवरसेन प्रथम कौन था? दोस्तों यह विंध्य शक्ति का पुत्र था। वाकाटकों का सबसे प्रतापी शासक था। कौन? प्रवरसेन प्रथम। महाराज की उपाधि धारण की इसने और 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। किसने 4 करवाए थे? प्रवरसेन प्रथम। कौन था? विंध्य शक्ति का पुत्र था। विंध्य शक्ति कौन था? वाकाटक वंश का संस्थापक था। ठीक है, इसके शासन में वाकाटकों का राज्य बुंदेलखंड से हैदराबाद तक हो गया था। किसके शासनकाल में? प्रवरसेन के शासनकाल में। प्रवरसेन कौन था? विंध्य शक्ति का पुत्र था। विंध्य शक्ति कौन था? वाकाटक वंश का संस्थापक था। बार बार पढ़ेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए पृथ्वीसेन प्रथम। ये कौन था? गुप्त साम्राज्य से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से किया था। किसने? पृथ्वीसेन प्रथम ने। ठीक है, अब देखिए प्रवरसेन द्वितीय कौन था? प्रवरसेन द्वितीय या इसी का नाम है दामोदर सेन। इसने वाकाटकों की राजधानी प्रवरपुर में स्थापित की। ठीक है, तो वाकाटकों की राजधानी थी कहाँ? इसकी राजधानी कहाँ थी? वाकाटकों की प्रारंभिक राजधानी पुरिका में थी, पुरिका बरार में थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसने जो है सेतुबंध नामक काव्य की रचना की थी। किसने की थी? प्रवरसेन द्वितीय ने। अपने राज्य की स्थिति मजबूत करने के लिए अपने पुत्र नरेंद्र का विवाह कुंतल नरेश की पुत्री से किया। पृथ्वीसेन द्वितीय देखते हैं। पृथ्वीसेन द्वितीय यह विंध्य शक्ति शाखा का अंतिम शासक था। विंध्य शक्ति शाखा का अंतिम शासक था। ठीक है, हरिसेन कौन था? इसके बाद वाकाटकों का इतिहास समाप्त हो गया। ठीक है, हरिसेन लास्ट था। तो नहीं, देखिए विंध्य शक्ति शाखा का अंतिम शासक था पृथ्वीसेन द्वितीय। ठीक है, हरिसेन देखिए हरिसेन के बाद जो है वाकाटकों का इतिहास समाप्त हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण देखते हैं। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण, तो देखिए विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम देखते हैं। सबसे पहले यवन को ही हिंद यूनानी कहते हैं। सबसे पहले यवन, इसी को कहते हैं
हिंद यूनानी, ठीक है, या इंडो ग्रीक भी कहते हैं, इंडो ग्रीक, यवन या इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यूनानी। उसके बाद आए किसने शासन किया, मतलब आक्रमण किया, शक ने। फिर पार्थियन यानी कि पहलव, उसके बाद कुषाण, ठीक है। तो देखते हैं हिंद और यवन यानी कि इंडो ग्रीक के बारे में देखेंगे। पहले इसी ने आक्रमण किया था, ठीक है ना। कहाँ पर किया था, भारत पर, मौर्योत्तर भारत पर किया था, ठीक है। देखिए मौर्योत्तर काल की सबसे प्रमुख राजनीतिक घटना भारत पर यूनानी आक्रमण थी। मौर्योत्तर काल की सबसे प्रमुख राजनीतिक घटना भारत पर यूनानी आक्रमण थी, ठीक है। बैक्ट्रिया के यवनों द्वारा भारत पर आक्रमण के मुख्य कारण क्या था, देखिए। सेल्यूकस द्वारा स्थापित साम्राज्य की कमजोरी, शकों का बढ़ता प्रभाव, डियोडोटस द्वितीय द्वारा अपने राज्य को सेल्यूकस साम्राज्य से अलग कर लेना, तो ये कारण था, ठीक है। और दूसरा देखिए पॉइंट है बैक्ट्रिया शासकों का भारत पर आक्रमण। भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला यवन ग्रीक आक्रमणकारी डेमेट्रियस प्रथम था। कौन था, डेमेट्रियस प्रथम। बैक्ट्रिया में विद्रोह होने के कारण नए क्षेत्र की चाह में यूक्रेटाइड्स ने जो भी भारत पर आक्रमण कर दिया, अतः भारत में दो कुलों का शासन स्थापित हुआ। बैक्ट्रिया के यवन दो कुलों का स्थापन हुआ, यानी कि स्थापित हुआ, डेमेट्रियस वंश, यूक्रेटाइड्स वंश। डेमेट्रियस वंश का संस्थापक डेमेट्रियस प्रथम, राजधानी साकल सियालकोट, प्रतापी शासक था इसका मिनांडर मिलिंद, ठीक है। और यूक्रेटाइड्स वंश का संस्थापक कौन था, यूक्रेटाइड्स था, राजधानी क्या था इसकी, तक्षशिला, प्रतापी शासक का नाम एंटीमालकिड्स, ठीक है। तो डेमेट्रियस वंश का मिनांडर और यूक्रेटाइड्स का एंटीमालकिड्स, ठीक है। अब देखिए मिनांडर यानी कि मिलिंद के बारे में देखते हैं। डेमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी शासक, यह मिलिंद के नाम से जाना जाता था, मिनांडर को मिलिंद के नाम से जानते थे, ठीक है। इसने गंगा यमुना के दोआब पर आक्रमण किया। इसने भारत में सिकंदर से भी बड़े क्षेत्र को जीता था। बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित होकर इसने बौद्ध धर्म अपनाया। मिलिंद पन्हो ग्रंथ, इसमें मिलिंद एवं नागसेन के मध्य हुए वार्तालाप को संकलित किया गया है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ में मिलिंद और नागसेन के जो है मध्य हुए वार्तालाप को जो है संकलित किया गया, ठीक है। तो मिलिंद कौन था दोस्तों, डेमेट्रियस वंश का प्रतापी शासक था मिलिंद यानी कि मिनांडर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एंटियालकिड्स के बारे में देखते हैं। यह यूक्रेटाइड्स वंश से था, ठीक है। उसका प्रतापी शासक था एंटियालकिड्स। इसने शुंग शासक भागभद्र के विदिशा दरबार में एक राजदूत हेलियोडोरस को जो है भेजा था, ठीक है। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया एवं विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। यूनानी संपर्क का महत्व देखते हैं। तो यूनानियों की देन थी राजत्व का दैवीय सिद्धांत, सांचों से सिक्का निर्माण पद्धति, मुद्राओं पर राजा का नाम, चित्र और तिथि अंकित करना, काल गणना, भारतीय कैलेंडर, सप्ताह का 7 दिन विभाजन, संवत का प्रयोग यूनानियों से सीखा है। 12 राशियां एवं ज्योतिष विद्या यूनानियों की ही देन है। नाटकों में प्रयुक्त होने वाला पर्दा जिसे हम यवनिका कहते हैं, ये भी यूनानियों की देन है। भारत में सोने के सिक्के चलाने का श्रेय यूनानियों इंडो ग्रीक को ही है। और स्थापत्य की गांधार शैली यूनानी कला एवं भारतीय कला का मिश्रण है, ठीक है। अब देखते हैं शक आक्रमण के बारे में, ठीक है। तो देखिए ये दूसरे आक्रमणकारी थे, ठीक है। यूनानियों के बाद जो है एशिया के शकों ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है ना। भारत में शकों की कुल 5 शाखाएं थीं। अफगानिस्तान या भारत से बाहर बस गई थी, दूसरा पंजाब शाखा, तीसरा मथुरा शाखा, चौथा महाराष्ट्र या नासिक शाखा, पांचवा मालवा शाखा। तो पंजाब शाखा के देखिए राजधानी थी तक्षशिला। इस शाखा के शासक एजलिसस के सिक्कों पर भारतीय देवी लक्ष्मी अंकित हैं, ठीक है। मथुरा शाखा, ये मालवा से राजा विक्रमादित्य द्वारा भगाए गए शक थे। मथुरा शाखा का प्रथम शासक राजुल था। कौन, राजुल। महाराष्ट्र शाखा, इस शाखा का सबसे प्रसिद्ध शासक नहपान था। नहपान ने सातवाहनों से महाराष्ट्र में एक जो है बड़ा भूभाग छीना था। नहपान को गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पराजित किया था।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मालवा शासक शाखा। मालवा शाखा में रुद्रदामन सबसे प्रमुख शासक था। रुद्रदामन के विषय में जानकारी संस्कृत भाषा के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। मालवा के अंतिम शासक रुद्रसिंह तृतीय को गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारकर भगाया था। इसी के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की शुरुआत हुई। ठीक है, एवं व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। पार्थियन यानी कि पल्लव वंश। पार्थियन मध्य एशिया में ईरान से आए थे। पार्थियन साम्राज्य का संस्थापक जो है कौन था? मिथ्रोडेट्स प्रथम था। भारत में पार्थियन साम्राज्य का प्रथम शासक जो है माउस था। ठीक है, परंतु वास्तविक संस्थापक मिथ्रोडेटस प्रथम था। ठीक है, कुषाण वंश के बारे में देखते हैं। कुषाण मध्य एशिया के जो है यूची जाति के लोग थे। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला कुषाण शासक कुजुल फर्डफिसस था। देखिए विम फर्डफिसस के बारे में, यह कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? विम फर्डफिसस। इसने तक्षशिला एवं पंजाब पर अधिकार कर लिया। इसके सिक्कों पर एक और यूनानी लिपि और दूसरी ओर खरोष्ठी लिपि होती थी। ठीक है, इसके सिक्कों पर शिव, नंदी, बैल और त्रिशूल की आकृति अंकित थी। ठीक है ना, विम फर्डफिसस। अब देखते हैं कनिष्क के बारे में। कनिष्क सर्वाधिक प्रसिद्ध कुषाण शासक था। ठीक है ना, कनिष्क दोस्तों सर्वाधिक प्रसिद्ध कुषाण शासक था। कुषाण वंश का सबसे समझ सकते हैं प्रतापी शासक। कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी है। ठीक है ना, याद रखिएगा, कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी है। इसी उपलक्ष्य में कनिष्क द्वारा शक संवत का आरंभ हुआ। शक संवत। कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। इसी के समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखा में बट गया था। दो भागों में बट गया था कनिष्क के शासन काल में। अब देखते हैं कनिष्क के समय में। देखिए कनिष्क के समय में मथुरा कला और गांधार कला का जन्म हुआ। याद रखिएगा, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर यानी कि पेशावर थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर यानी कि पेशावर थी। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। बौद्ध धर्म की महायान जो है शाखा का अनुयायी था। कनिष्क ने जो है चीन एवं रोमन के बीच सिल्क रूट की तीनों शाखाओं पर नियंत्रण किया हुआ था। ठीक है, कनिष्क के दरबार के विद्वान कौन कौन थे दोस्तों? पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक। तो ये जो है 5 लोग जो है फ्रेंड्स, देखिए कनिष्क के दरबार के विद्वान थे पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक। ठीक है, कनिष्क के उत्तराधिकारी देखिए वाशिष्ठ, हुविष्क एवं वासुदेव। कनिष्क काल का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। ठीक है, कुषाण शासक हुआ ना। मरणोत्तरकालीन प्रशासन देखते हैं कैसा था मरणोत्तरकालीन प्रशासन। शक शासक जो है त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि धारण करते थे। शकों एवं कुषाणों ने राजस्व को देवत्व से जोड़ने पर बल दिया। ठीक है, इसके अनुसार राजा को देवताओं का अवतार कहा जाने लगा। इसी कारण शक शासकों ने स्वयं को त्रातार एवं कुषाण शासक स्वयं को देवपुत्र कहने लगे। शक शासक जो है त्रातार और कुषाण शासक जो है स्वयं को देवपुत्र कहने लगे। ठीक है, इस काल में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी और मौर्य काल का पूर्ण केंद्रीकरण अब विकेंद्रीकरण में बदलने लगा। कुषाण राजाओं ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। किसने? कुषाण राजाओं ने जो है महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। ठीक है, अब देखते हैं मरणोत्तरकालीन अर्थव्यवस्था। मरणोत्तर काल को आर्थिक दृष्टि से प्राचीन भारत का स्वर्ण काल माना जाता है। शिल्प, वाणिज्य, अंतर्देशीय व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि भी हुई थी इसी काल में, इसलिए जो इसको प्राचीन भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है, माना जाता है। वाणिज्य में उन्नति के कारण क्या थे?
नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नए वर्गों का उदय, रोम एवं चीन के साथ व्यापारिक संबंधों का विकास, रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट की खोज एवं नियंत्रण, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक जुड़ाव और शिल्पियों का विभेदीकरण। ठीक है, देखिए मरणोत्तर काल का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। क्या था? वस्त्र उद्योग। लोहा एवं इस्पात उद्योग में भारी वृद्धि। आंध्र प्रदेश में जो है करीमनगर एवं नालकोंडा लोहा एवं इस्पात के प्रमुख केंद्र थे। रोमवासी मुख्यतः मसाले का आयात करते थे। काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता था। ठीक है, भड़ौच के बंदरगाह से मिस्र एवं अरब के घोड़े तथा सुंदर लड़कियां लाई जाती थीं। भड़ौच के बंदरगाह से मिस्र एवं अरब के घोड़े और सुंदर लड़कियां लाई जाती थीं। मरणोत्तरकालीन बंदरगाह देखिए कौन कौन थे उस समय। सोपारा पश्चिमी तट को कहते थे, भड़ौच गुजरात, देवल सिंधु, नागपत्तनम तमिल तट, मसूलीपट्टनम मुजरिस आदि। ठीक है, मरणोत्तरकालीन सिक्के कौन कौन से थे? सोने के सिक्के कौन कौन? निष्क, दिनार, सुवर्ण, पल और करसापड़, तो ये सभी सोने के सिक्के थे। चांदी के सिक्के कौन कौन थे? शतमान और करसापड़। ठीक है, करसापड़। और तांबे के सिक्के काकड़ी और करसापड़, तो करसापड़ तो तीनों में आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं सिक्के बनाने में किसका किसका प्रचलन था। देखिए सोना, चांदी, तांबा, सीसा का प्रचलन था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने चलाए, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने आक्रमण किया था तो इसी लोगों ने चला दिया। ठीक है, भारत में सबसे शुद्ध, देखिए अगर कहेगा कि सबसे पहले किसने चलाया, नॉर्मल से कहेगा कि सबसे पहले किसने चलाया तो हिंद यवन शासकों ने। ठीक है, लेकिन कहेगा कि सबसे शुद्ध सोना का सिक्का किसने चलाया तो कुषाण शासकों ने चलाए थे। किसने? शुकार शासकों ने। और कहेगा कि सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसने चलाए तो भी कुषाण शासकों ने ही चलाए थे। और कहेगा कि भारत में शीशे के सिक्के किसने चलवाए थे दोस्तों, तो सर्वप्रथम सातवाहन शासकों ने चलाए थे, सातवाहन। ठीक है, अब देखिए मरणोत्तरकालीन समाज कैसा था। इस काल में समाज को प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण काम हुए थे। कौन कौन सा? पहला देखिए भारतीय समाज में बड़ी संख्या में जनजातियों को मिलाया गया। इस काल में विदेशियों का भी आत्मसातीकरण हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में विदेशियों का सर्वाधिक आत्मसातीकरण जो है इसी काल में हुआ। जनजाति एवं विदेशियों के मिलने से समाज में वर्ण संकरों की संख्या में वृद्धि हुई। इस काल में शूद्रों की सामाजिक स्थिति में सुधार आया। महिलाओं की दशा कैसी थी? महिलाओं को पुरुषों के अधीन कर दिया गया। विधवा विवाह पर पाबंदी लगा दी गई। बाल विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है, क्षेत्रज देखिए नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को कहते थे क्षेत्रज, और जारज अनैतिक संबंधों से जन्मी संतान को जारज कहते थे। ठीक है, नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्षेत्रज और अनैतिक संबंधों से जन्मी संतान को जारज। ठीक है, अन्य तथ्य देखिए कुषाणों ने केवल तांबे और सोने के सिक्के चलाए थे, चांदी के नहीं। ठीक है, कुषाणों ने दोस्तों केवल जो है किसी सोने के और तांबे के सिक्के चलाए थे, चांदी के नहीं चलाए थे। कुषाणों की राजभाषा संस्कृत थी, ये याद रखिएगा। मथुरा जो है मथुरा सात का नामक कपड़े के लिए प्रसिद्ध थी। इस काल में अनुलोम उच्च वर्ण का पुरुष, निम्न वर्ण की स्त्री, अनुलोम विवाह को अनुमति प्राप्त थी। इस काल में जो दोस्तों अनुलोम जो है विवाह को जो अनुमति थी। अनुलोम विवाह क्या होता है? उच्च वर्ण का पुरुष होगा, निम्न वर्ण की स्त्री होगी, उल्टा नहीं हो सकता। ठीक है, धार्मिक स्थिति कैसी थी? बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रभाव कम हुआ। वैष्णव एवं शैव संप्रदाय की मान्यता में वृद्धि हुई। बौद्ध धर्म के प्रभाव पर प्रतिकूल कारक देखिए। मौर्यों के बाद बौद्ध धर्म को राजकीय प्रश्रय नहीं मिला। शुंग एवं कौरव वंश बौद्ध धर्म के विरुद्ध रहा। बौद्ध धर्म का दो शाखा में विभाजन। अन्य संप्रदायों को राजकीय प्रश्रय मिलने लगा था।
बौद्ध धर्म आडंबरपूर्ण हो गया था तथा बौद्ध विहार विलासिता एवं संयोग के केंद्र बनने लगे थे। इसलिए दोस्तों ये सब बौद्ध धर्म के प्रभाव पर प्रतिकूल कारक हैं। ठीक है दोस्तों, गुप्त काल, यहाँ पर हमारा जो है मौर्योत्तर काल पूरा मैंने आपको बता दिया, मौर्योत्तर काल पूरा मैंने ख़त्म कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको जो है यह वीडियो पसंद आया होगा, ज़रूर पसंद आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही पूरे गुप्त काल का वीडियो भी जरूर देखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।